तो चलिए पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी वीडियो में बने रहना भाई, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और समझाने के लिए मैं बढ़िया बढ़िया प्रश्न का उपयोग करूंगा, जो कि आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में ना बहुत सहायता करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्लास 11th फिजिक्स। सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। एक मिनट, मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, सबसे पहले हम इसी को समझेंगे कि भैया मोशन को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं। ठीक, अब देखो कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पहला पॉइंट क्या आ गया कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बतानी हमें। तो क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें एक ओरिजिन का रिक्वायरमेंट होगा। बिना ओरिजिन का पता किए हम उस किसी भी चीज़ की पोजीशन को नहीं बता सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मुझे बतानी है कि सन, जो सूर्य है ना, सूर्य सन, वह कहाँ पे लोकेट है, पोजीशन उसकी क्या है। तो उसकी पोजीशन बताने के लिए हमें ओरिजिन बताना पड़ेगा ना भाई। तुम पूछ कहाँ से रहे हो, मैं जहाँ से पूछ रहे हो वही ओरिजिन है, या तो तुम मून से पूछ रहे हो या अपने घर वाले छत पर से पूछ रहे हो। पूछ कहाँ से रहे हो, तभी तो मेजर करेंगे ना यहाँ से यहाँ तक उसकी पोजीशन क्या है। तो पहला पॉइंट का क्या क्लियर हुआ कि अगर हमें किसी की भी पोजीशन बतानी है ऑब्जेक्ट की, तो हमें उसके लिए एक ओरिजिन पॉइंट का होना बहुत ही जरूरी है। ओरिजिन पॉइंट का होना बहुत ही जरूरी है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ छोटा सा, तुम समझ जाओगे। अगली स्लाइड पे आओ, मैं तुमको एक ग्राफ दिखाता हूँ ना, तो वहां से थोड़ा सा चीजें क्लियर होगी। देखो यहाँ पे एक मैं बताता हूँ, यह रही आपकी y एक्सिस, यह रहा आपका x एक्सिस, ये x एक्सिस, यह रहा y एक्सिस। यहाँ पे मानता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे मानता हूँ B। अब देखना ध्यान से कि जो यह वाला पॉइंट है, यह, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ ओरिजिन। यह रहा ओरिजिन। तो ओरिजिन से मैं अगर ए के पास जाऊंगा, ओरिजिन से अगर मैं ए के पास जा रहा हूँ, तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि R1। क्या पोजीशन बोल रहा हूँ, R1। अगर इसी ओरिजिन से मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, बी पे जा रहा हूँ, तो इसको मैं बोल रहा हूँ R2। और यहाँ से यह जो मिलाने वाली रेखा, इसको मैं बोल रहा हूँ R। यहाँ तक समझे। अब बताओ, मैं इसका कोऑर्डिनेट दे देता हूँ, क्या क्या है। इसका नाम बोलता हूँ, ए पे x1 है, y1 है, और क्या है z1। बी पे क्या है, x2 है, y2 है, और क्या है z2 है। ये इसका हो गया कोऑर्डिनेट। अब आपको पता होगा वेक्टर, अगर आप पढ़े होंगे कि अगर मान लो एक वेक्टर हमारा इधर ए है, दूसरा वेक्टर आपका मान लो ऊपर पड़ रहा है इधर बी। पहले वेक्टर के अगर मैं टेल से दूसरे वेक्टर को हेड को मिला दूं ऐसे, तो यह जो बनता है यह आता है रिजल्टेंट, यह आता है रिजल्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है बराबर है किसके, रिजल्टेंट के। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे तुम देखो, यह वेक्टर R1 वाला जो है, यह R1 वाला वेक्टर जो है, R1 वेक्टर इस R वाले वेक्टर में क्या हुआ, ऐड हुआ है R वाले वेक्टर में। तो हमें क्या मिलता है, R2 मिला है। चाहिए मुझे क्या है, ये R चाहिए, ये R। तो इस R को पता करने के लिए मैं क्या करता हूँ, वेक्टर R इक्वल टू करता हूँ, यहाँ पे R2 है माइनस R1। अब तुमको पता है कि भैया यह जो पॉइंट है यह आपका R1 हुआ। तो R1 को तुम ये लिख सकते हो कि R1 इक्वल टू x1 आई कैप, वेक्टर का चल रहा है, समझ जाओगे तुम, x2 y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और जो R2 आ रहा है वेक्टर, वह तुम्हारा है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z1 के कैप। यह तो तुम्हारा R1 और R2 हो गया। तो अब यहाँ पे जो R2 और R1 लिखा है, यहाँ पे इस वैल्यू को अगर मैं पुट करना स्टार्ट करूँ, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, तो R2 की जगह पे क्या रखूंगा, यह x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z1 के कैप। इसमें से क्या करना है, मुझे माइनस करना है क्या, x1 आई कैप प्लस y1, सॉरी यहाँ पे क्या है, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। इसको मैं इसमें से माइनस करूंगा। तो देखो यहाँ पे x2 और यहाँ से x1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस यहाँ देखो y2 और यह y1, यहाँ पे y2 माइनस y1 के कैप। आजब की दिख रहा होगा आपको। फिर यहाँ पे मिलेगा आपको z2 माइनस z1 के कैप। अब आप ये भी जानते होंगे कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा वेक्टर लिखा है, ध्यान से देखना, अगर ऐसा लिखा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल समझाने के लिए। अगर लिखा है कहीं पे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, अगर तुमको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड देखो, ये तो डायरेक्शन के साथ लिखा है, ओनली क्या बतानी तुमको, ओनली मैग्नीट्यूड बतानी है। तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम क्या करते हैं, जो जो यहाँ पे लिखा है सबका क्या रूट में ले लेते हैं। तो क्या आता है, रूट में 2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ना, तो कितना आ गया रूट में 4 प्लस 9 प्लस 25। ऐसे सॉरी ऐसे हम लिखते हैं। तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। देखो यह क्या हो गया मैग्नीट्यूड, यह क्या हो गया मैग्नीट्यूड, यह क्या हो गया मैग्नीट्यूड। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या हम रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यह क्या निकाल लिए हम, यह निकाल लिए वेक्टर r का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट। तो यहाँ तक आप समझे। इसको मैंने क्या समझाया भाई, ये हमें पहला पॉइंट जो था ना तुम्हारा पहला वाला, यह वाला, एक मिनट, यह जो लिखा है ना, बस मैं तुमको ये ओरिजिन समझाने के लिए, बस मोशन बताने के लिए हमने वो चीज़ बताई है, ताकि वहाँ पे तुम्हारा वेक्टर, वहाँ पे आपका वेक्टर का भी एप्लीकेशन आ गया, ठीक, ताकि क्वेश्चन आगे अगर आता है तो तुम्हारा आराम से हो जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखो एक बात, कोऑर्डिनेट बताई थी हमने, एक्स वाई जेड जो होता है वो उसको बताता है। द कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट आ गया रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको भी समझ लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखो ध्यान से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ना, जैसे मान लो कि मेरे सामने यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ बना रहा हूँ सन, क्या बना रहा हूँ सन, और यह रही आपकी अर्थ, यह क्या है अर्थ। अगर मुझे इस सन के पोजीशन की स्टडी करनी, इस सन की पोजीशन की स्टडी करनी, तो मैं स्टडी कहाँ से कर रहा हूँ, अगर मैं अर्थ पे बैठे कर रहा हूँ, अर्थ, तो जहाँ पे बैठ के स्टडी कर रहा हूँ ना, तो अर्थ को क्या मानूंगा मैं, अर्थ को मानूंगा रेस्ट पे, तब बता पाऊंगा मैं सन की वेलोसिटी, जो भी पूछा जाएगा मेरे से। अगर मैं यहाँ पे बगल में मून है, मून, अगर मून पर से बैठ के मैं अगर स्टडी कर रहा हूँ तो हमारा मून क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं यहाँ पे अर्थ पर से बैठ कर स्टडी कर रहा था तो अर्थ क्या हो गई हमारी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जहाँ से बैठ के हम स्टडी करते हैं ना ऑब्जेक्ट की पोजीशन वगैरह की, वही होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हमेशा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना, उसको हमेशा रेस्ट में, उसको हम क्या करते हैं, रेस्ट में मानते हैं। यहाँ तक क्लियर आओगे। अब पढ़ेंगे हम डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्टेंस। तो आप जानते हो एक्चुअल पाथ होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मान लो एक ए पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है, तो ए और बी का एक्चुअल पाथ ऐसा भी हो सकता है, ठीक, ए और बी पे जाने का एक्चुअल पाथ ऐसा भी हो सकता है। ए और बी पे जाने का एक्चुअल पाथ यहाँ से मैं चला है, इधर आया, इधर आया, इधर आया, यह भी हो सकता है। तो हम जो ए से बी तक पहुँचने के लिए जितना रास्ता हम प्रयास कर सकते हैं, वो सारा क्या होगा, वो सारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से प्रूफ क्या हो गया कि दो पॉइंट के लिए डिस्टेंस बहुत सारी हो सकती है। क्या, दो पॉइंट के डिस्टेंस बहुत सारी इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन दो पॉइंट के लिए अगला चीज जो आने वाला है वो है डिस्प्लेसमेंट। अगला जो चीज है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना भाई, वो दो पॉइंट का एक ही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, हमेशा एक ही होगा। ए और बी से मिलने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, जो मैंने सबसे पहले बनाया था, यह वाला रास्ता। तो यह क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सबसे छोटी रास्ता होता है। मैंने बोला ए बी, तो ए से बी पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा हो सकता है, डायरेक्ट मैं यहाँ से यहाँ पहुंच जाऊँ, तो यह क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ रहे हो। तो एक प्रकार ये भी बोल सकते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, लगभग बराबर हो सकती है, ठीक है ना। यह वाला एक पॉइंट यहाँ से क्लियर, इसको मैं हटाता हूँ, फिर तो समझाता हूँ तुम्हें। देखो आगे। और जो डिस्टेंस होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि भाई यहाँ पे हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला चीज़ है जो पढ़ना है हमको, वह है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझा दिया हूँ। द चेंज इन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। वही शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि किसी की शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो होती है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट जो होता है फाइनल पोजीशन जो है, और उनमें से इनिशियल पोजीशन को अगर हटा दोगे तो वही कहलाता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, आई होप इसको आप समझ गए बढ़िया से। अब पढ़ेंगे हम ग्राफ के बारे में, किसके किसके बीच में पोजीशन, जिसको एक्स बोल रहा हूँ मैं, टाइम जिसको मैं टी बोल रहा हूँ, इसके बीच में ग्राफ बनाऊंगा। तो पहले ग्राफ एक बार अगर देख लो तुम समझ लो कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं एक्स टी, मोशन ऑब्जेक्ट के। यह रहा हमारा, दिख रहा हो ना ब्लैक से, आई होप की दिख रहा हो, बगल में बना दूंगा। देखो यह रहा आपका एक्स एक्सिस, सॉरी यह रहा आपका वाई एक्सिस, यह रहा आपका, सॉरी यार एक मिनट, Connected. Disconnected. यार दिमाग खराब हो गया। देखो ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस पे मान रहा हूँ पोजीशन को, एक्स एक्सिस पे मान रहा हूँ टाइम को। अब तुम
अभी अब देखना ध्यान से कि समय इधर मैं जा रहा हूँ आगे, इधर मैं बढ़ना स्टार्ट करूँ ऐसे, तो देखो टाइम तो बढ़ रही है, लेकिन जो पोजीशन है वही 30 पे रुकी हुई है। अगर मैं 10 सेकेंड पे आया, टाइम जब 10 सेकेंड हुआ, तभी मैं देखा जो ऑब्जेक्ट हमारा है वह 30 मीटर पे ही है। फिर 20 सेकेंड पे हमने आया, फिर देखा जो पॉइंट है हमारा वो 30 मीटर पे ही है। फिर मैं आया 30 सेकेंड पे, तब भी देखा हमारा जो पॉइंट है वो 30 पे। तो हमें क्या दिखा, समय तो बढ़ रही है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। मतलब कि टाइम के साथ पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यह जो ग्राफ बनता है इसको आप क्या बोलते हो, यहाँ पे बोलोगे कि ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे है, वह रेस्ट पड़ा हुआ है। इस ग्राफ से यह प्रूफ हुआ। अगला ग्राफ देखो, यह देखो, इधर वही, इधर आपका हो गया आपका पोजीशन, इधर हो गया टाइम। जब हमने 1 सेकेंड पे देखा तो हमारा जो पॉइंट था वो कहाँ पे था, 2 पे था। अगले 2 सेकेंड पे देखा तो हमारा जो पॉइंट था वो कहाँ पे गया, 4 पे गया। अगले 3 सेकेंड पे देखा तो गया 6 पे। मतलब कि हर 1 सेकेंड में 2 टाइम बढ़ रहा है, हर 1 सेकेंड में 2 टाइम बढ़ रहा है। तो इससे प्रूफ हो गया ना भाई कि पहली बात तो यह जो ग्राफ बनेगा हमारा इस प्रकार से, तो इसको आप क्या बोलोगे कि इस कंडीशन में वह जो हमारा पोजीशन है कैसी है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। एक चीज़ और जानते हो, अभी आगे पढ़ने वाले हैं, देखो ध्यान से, वहाँ पे समझ आ जाएगा तुमको, टेंशन मत लेना। ये जो मोशन हो रही है ना यहाँ पे, इसको आप बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि समय के बढ़ने के साथ दो दो का बढ़ रही है। तो इसको आप क्या बोलोगे कि यह जो ग्राफ बता रहा है ये यूनिफॉर्म मोशन को हमें समझा रहे हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आप समझे होंगे, ठीक है ना। यह देखो, यह ग्राफ रहा आपके सामने, पोजीशन है और यहाँ पे नीचे टाइम है। पहले देखो 1 सेकेंड में ऐसा, मतलब यहाँ पे था, मान लो यहाँ पे 1.5 सेकेंड मान लो यहाँ पे, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे, फिर हमने बढ़ाया तो पॉइंट थोड़ा सा और बढ़ गया। मतलब कि यहाँ पे देखो हमारा जो है ना कांस्टेंट नहीं बढ़ रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है, लेकिन कांस्टेंट नहीं बढ़ रहा है। तो इसको आप क्या बोलते हो, इंक्रीजिंग ग्राफ। इसको आप बोलते हो इंक्रीजिंग ग्राफ। तो यह जो ग्राफ है यह आपको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है, पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे प्रूफ हुआ, क्योंकि फिक्स नहीं है। पिछले वाले ने देखा 2 2 से बढ़ रहा था, यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। और ये जो मोशन हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हो आप, एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो मोशन हो रही है कैसी हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म हो रही है। अगला चीज़ जो पढ़नी है आपको, पढ़नी है एवरेज वेलोसिटी। क्या पढ़नी है आपको, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो इसको हम लिखते हैं कैसे, डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। ये होता है क्या, आपकी वेलोसिटी। और पता है जब वेलोसिटी जो होती है आपकी, यह क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, पता होगा आपको, ठीक। तो यहाँ से यह फार्मूला आपका हो गया। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यहाँ से दिख रहा है आपको, और नीचे टाइम इंटरवल दिख रहा है। मतलब इस प्रकार से इस फार्मूले को आप चाहो तो सीधे ध्यान दे सकते हो। इट इज द मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड। कैसे मेजर करोगे, मीटर पर सेकंड कैसे पता, ऊपर देखो क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट की, पता है आपको, मीटर होती है भैया, मीटर। और नीचे क्या आपका है, टाइम। नीचे आपका टाइम जिसकी होती है सेकेंड। तो पता चलेगा ना मीटर पर सेकंड में इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। यहाँ तक क्लियर। आगे देखेंगे एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क यह है कि यह एक आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसको बताने के लिए हमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती है। डायरेक्शन की हमें नीड नहीं है, डायरेक्शन की नीड नहीं। यही वही यहाँ पे चेंज इन, वहाँ पे क्या ले रहे थे हम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे, यहाँ पे चेंज इन डिस्टेंस लेंगे अपॉन में टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल यह क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस वैसे पता है हमको कि यह क्या होती है, कि स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आगे यही लिख के आएगा, ठीक है ना। इसको भी याद कर लो, टोटल पाथ लेंथ अपॉन में टाइम इंटरवल। फॉर्मूला आपका हो गया टोटल पाथ लेंथ अपॉन में टाइम इंटरवल। इसको भी आप मीटर पर सेकंड में ही मेजर करते हो, इसकी भी यूनिट यही होती है। ये तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे है, इसको आप एक बार अटेम्प्ट कर लेना घर पे। अगर समझ इतना इतना हमने समझाया उतने से आपको समझ आ जाना चाहिए पूरा पूरा। जो हमने ग्राफ बना के समझाया ना, जो पीछे ग्राफ समझाया हर चीज़ से, यह चीज़ तुमको समझ आ जाएगी। एक बार इसको घर बना के देखना। अब देखो आने वाले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। अब तो यह जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ना भाई, तो यहाँ से तुमको यह बताओ, वेलोसिटी हमने पढ़ा, वेलोसिटी के बाद हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी के बाद हमने क्या पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी पढ़ने के बाद अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ना, इस वर्ड को समझो तुम, इंस्टेंट। जैसे मान लो एक पॉइंट ए है हमारा, दूसरा पॉइंट अगर बी है, तो ए से बी तक मुझे पहुंचना है, तो ये तो हो गया एवरेज। लेकिन ए से बी के बीच में इनफाइनाइट टाइम हो, मतलब इनफाइनाइट
पॉइंट होंगे। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट हो सकता है, यहाँ पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो अगर मैं इस किसी पॉइंट पे पूछ दूँ कि भाई तुम बता दो कि इस वाले पॉइंट पे कितनी, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, तो उसी इंस्टेंट पे मैंने पूछा ना, तो यह क्या कहलाएगी तुम्हारी, वह कहलाएगी इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस जो होती है ना, बहुत छोटे से इंटरवल के लिए होती है। तो इसलिए तुमको पता होगा कि जब छोटे इंटरवल के लिए हम यूज करते हैं तो उसको हम डी बोलते हैं, और बड़ा इंटरवल के लिए डेल्टा लगाते हैं। तो डेल्टा और डी में बस यही फर्क होता है कि डी जब लगाते हैं तो गैप जो होता है ना उनके बीच का बहुत छोटा सा होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप समझ गए। जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था कि क्या लगा रहे थे, डेल्टा डी डिस्टेंस लगा रहे थे, अपॉन सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी था, सॉरी डिस्प्लेसमेंट था, अपॉन में डेल्टा टी था। क्या बता रहे थे हम, एवरेज, यहाँ बता रहे थे एवरेज वेलोसिटी। तो सेम यही फॉर्मूला होगा, लेकिन अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, इंस्टेंटेनियस, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, डी, और यहाँ पे डी पहले से ही है तो इसलिए मैं यहाँ पे एस लगा देता हूँ, डेल्टा एस अपॉन में डी टी। आई होप कि समझे होगे मैंने यहाँ पे क्या किया ना, आई होप कि समझे होगे मैंने यहाँ पे क्या किया। अब अगर बात करें तो वही देखो बात आ गई यहाँ पे वेलोसिटी। अगली चीज़ जो है वह है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। भाई यहाँ पे डायरेक्शन का कोई खेल नहीं है तो आराम से हो जाएगा। क्या करना तुम कि अगर तुमको बतानी इंस्टेंटेनियस स्पीड तो वेलोसिटी लिखो, वेक्टर तो लगाओगे नहीं, यहाँ पे क्या लिखोगे, डी एस अपॉन में डी टी। ऐसे वेक्टर नहीं, अच्छा ऐसे लगाओ कि नहीं लगाओ, तुम बोलोगे नहीं लगाओ भैया, ऐसे नहीं लगाओ, क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है ना, आगे आओ। अगली चीज़ पढ़ना हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इससे पहले एक्सेलरेशन को तो समझ लो कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो जानते हो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है डी वी अपॉन में डी टी। यह जो हमने लिखा है डी वी अपॉन में डी टी ना, ये हमने इसी को लिखा है इंस्टेंटेनियस को, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, डी लगाया है। तो ऐसा भी हो सकता है डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। यह जो हम लिखेंगे, ये लिखेंगे एवरेज के लिए, ये लिखेंगे एवरेज के लिए। तो अगर हम वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं ना, अगर हम वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ, अगर हम टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है ना, क्या मिलता है आपको, एक्सेलरेशन मिलता है। वही बात यहाँ पे लिख के आएगी भी कि द एक्सेलरेशन इन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट बतानी है और एक्सेलरेशन द टाइम इंटरवल बिकम इन क्या लिखा है, इनफाइनाइट स्माइली स्मॉल डेल्टा टी टेन टू जीरो। बस वही समझा रहे हैं, छोड़ो उसको, ये जो हमने पीछे समझाया वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आ गया ए इक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी। इस फार्मूले से आपको क्या पता चला कि द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज आल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इंस्टेंट। अब देखो यहाँ पे ग्राफ आ गया हमारे सामने, ये रहा एक्स और टी ग्राफ। किसका ग्राफ है, एक्स और टी ग्राफ का। यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि धीरे धीरे हमारी टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे टाइम के साथ सॉरी धीरे धीरे टाइम के साथ पोजीशन हमारी चेंज हो रही है। तो ये ग्राफ हमारा वी टी के बीच में होना चाहिए था ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा हाँ ठीक, पोजीशन टाइम। तो यह यहाँ समझना, देखो यहाँ स्लोप, तुम देखो स्लोप, स्लोप क्या निकलेगा, डी एक्स अपॉन में डी टी। तुम्हारा क्या होगा, स्लोप होगा। स्लोप अगर बढ़ रहा है, स्लोप अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यह लिखा है नीचे यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा है नीचे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यह जो ग्राफ ऐसे बना हुआ नीचे की तरफ, यह जो होगा तुम्हारा यहाँ पे लिख के आएगा निगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या लिखा है, निगेटिव एक्सेलरेशन। यह जो ग्राफ है यहाँ पे देखो पोजीशन में चेंज ही नहीं रही हो, पोजीशन में चेंज नहीं हो रही है, मतलब कि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो होता है इस कंडीशन में। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो अभी पढ़े हैं ए इक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी। तो इसका बीच में ग्राफ देखना है हमको। तो यह ग्राफ में यह ग्राफ आपका क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है। ये ग्राफ क्या दिख रहा है, स्लोप क्या है, इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। अगर स्लोप कांस्टेंट होता तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। पहला जो ग्राफ है आपका, ऑब्जेक्ट इज मूविंग पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे डायरेक्शन पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट मूविंग नीचे आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन। जैसा स्लोप होगा तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, एंगल 90 से कम है, तो यहाँ पे जो स्लोप है ना, स्लोप वो कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ पे जो स्लोप है ना, एंगल 90 से ज़्यादा है, स्लोप यहाँ पे निगेटिव है। तो उस हिसाब से यहाँ पे लिखा है ये पॉजिटिव का ग्राफ है या निगेटिव का ग्राफ है। ठीक है ना, ये देखो ग्राफ अब यहाँ से नीचे आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग निगेटिव डायरेक्शन विद निगेटिव एक्सेलरेशन, और यहाँ पे जो लिखा है इस ग्राफ का, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द निगेटिव एक्सेलरेशन थ्रू आउट बिटवीन द 0 to t1 एंड प्लस एक्स डायरेक्शन बिटवीन द t1 to t2, t1 से t2। यहाँ से इधर में जाऊँ, इधर तो क्या है, निगेटिव। नीचे आऊँ मैं यहाँ पे, तो यह भी क्या है, ये पॉजिटिव। ये बता रहे हैं ना आपको, पढ़ लेना ध्यान से। अब बात करते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब बताओ ए इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। यह होता है हमारा ए।
अब तुम बताओ कि अगर मैं यहाँ से v निकालूं तो a इंटू टी कर सकता हूँ ना, v इक्वल टू, तो ए टी, अगर हमें कभी a और t ग्राफ है, ए टी ग्राफ की अगर मैं एरिया निकाल लूँ, क्या बताओगे कि भैया ए टी ग्राफ की अगर एरिया निकाल लोगे आप तो वह क्या बताती है आपको, वेलोसिटी बताती है। क्या बताती है, वेलोसिटी। इसको समझाने को तुमको एक पॉइंट में समझाऊंगा, एक बार यहाँ पे देख लेना, फिर मैं इसको मिटा दूंगा ना, स्क्रीनशॉट लेना फिर मिटा दूंगा, 1 मिनट। इसको समझाने के लिए मैं एक पॉइंट समझाऊंगा जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ उसको। देखना ध्यान से इसको, बैटरी भी चार्ज होने वाली है। देखो यहाँ पे तुमको अगर मान लो x दिया है, x मतलब क्या है, पोजीशन। उसके बाद अगर तुमको मान लो वेलोसिटी दिया है, ठीक है ना, वेलोसिटी दिया है। उसके बाद अगर तुमको a दिया है, अगर तुमको x से v पे आनी है, x से कहाँ पे आनी है, v पे, तो तुम क्या कर दो तुम dx बाई dt, मतलब कि इसका t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दोगे, तुम कहाँ पे आ जाओगे, वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी से तुमको एक्सेलरेशन चाहिए तो तुम वेलोसिटी को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। अब उल्टा चलो, अगर तुमको एक्सेलरेशन से कहाँ पे आनी है, वेलोसिटी पे आनी है ना, एक्सेलरेशन से तुमको आनी है वेलोसिटी से, तो तुम क्या कर दो, वेलोसिटी चाहिए ना तुमको, तो ए में डेल्टा टी का इंटीग्रेशन, मतलब कि यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन। इधर मैं जब जा रहा हूँ, इधर इधर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, डिफ्रेंसिएशन। जब इधर आ रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन। ध्यान देना, तो ए और ए के रिस्पेक्ट में, ए को टी के रिस्पेक्ट में करना है। फिर अगर वेलोसिटी से हमको क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, वेलोसिटी इंटू डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स। आई होप कि समझ गए, यह तुमको बस बताना था मुझे। अब इसको मैं स्क्रीनशॉट मार लो, इसको शॉर्ट नोट्स बना तो वहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया आपका, वही जो जितना मैंने समझाया वही सब बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब हाँ देखो, एरिया वाली चल रही है। अब आगे जो तुम्हारा आने वाला है, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन में पहला इक्वेशन तुमको पता है, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। वी नोट लिख दिया ना, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर लिखने का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान देना इसको, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन मिल गया आपको। आगे देखो, पोजीशन टाइम का रिलेशन, वी टी ग्राफ बता दिया। अब देखो हम पीछे हमने बता दिया ना, अब हमेशा देख लो, जो डिफरेंशिएशन होता है ना, जो हमने इधर चला था, तो क्या था, डिफरेंशिएशन था। डिफरेंशिएशन में हमेशा हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालोगे तो मतलब क्या निकाले हो तुम, डिफरेंशिएशन कर रहे हो। अगर तुम कभी इंटीग्रेशन करते हो ना किसी की, इंटीग्रेशन मतलब कि वो क्या कर रहे हो, एरिया निकाल रहे हो, एरिया। तो पीछे वाले ग्राफ में देख लेना हमने क्या क्या किया था, वहाँ पे एरिया और स्लोप का क्या, जैसे मान लो कि हमारे सामने एक ग्राफ है, ये ग्राफ है एक्स और टी का ग्राफ है, एक्स और टी का। तो एक्स टी का अगर मैं, यह स्लोप यही होता है ना, एक्स टी का अगर मैं एक्स बाई टी करूँ तो क्या मिलेगा, हमें वेलोसिटी मिलेगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला है, स्लोप निकाला है। स्लोप से क्या मिला हमको, वेलोसिटी मिला। अगर मुझे क्या मिल जाए ग्राफ, यह मिल गया वी और टी, तो डी वी अपॉन में डी टी, यह हमारे ग्राफ हमको ऐसे मिलेगा। यह क्या निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे हमने ए निकाल लिया। अब बताओ, अगर हमें ए में ग्राफ दिया और टी में ग्राफ दिया है, तो ए और टी में अगर हमको निकालना तो क्या करेंगे भाई, ए टी ग्राफ का जो हमें, ए टी ग्राफ का अगर हमें जो एरिया निकालते हैं ना, ए इंटू टी की एरिया निकालता हमको मिलती है वेलोसिटी। समझना इसको, मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ठीक।